मैं राजस्थान राज्य के दौसा ज़िले के एक छोटे से गांव आभानेरी तहसील रामगढ़ पचौरा के एक किसान ग्रामीण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे परिवार के पास 2 बीघा ज़मीन थी सिर्फ, तो जिसमें घर का परिवार का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल था। उस टाइम हमें डेली का एक दिहाड़ी जो बोलते हैं, डेली काम करने का मुझे मिलता था 50 रुपये। कोचिंग वगैरह करने के लिए तो पैसे थे नहीं, तो खुद ही बाज़ार से जितने प्रैक्टिस पेपर मिलते थे या पुराने पेपर थे उनको निकाल के मैंने 4 महीने तैयारी की। 2008 में मेरा बैंक में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। जहाँ मैं आज IPS हूँ, उसी उड़ीसा में मेरा सबसे पहले गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ था। 2013 और 14 में असफल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, और अक्सर लोग कहा भी करते थे कि भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है UPSC पास करना। जब लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा और विशेषकर हिंदी माध्यम के साथ सफलता बहुत कठिन है, तो कभी कभी तो मैं भी निराश हो जाता था और सोचता था कि मेरे पास संसाधनों की कमी है। मेरे छोटे भाई बहन जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव के जो छात्र होते हैं उनमें प्रतिभा की कभी कमी नहीं होती। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ था। शायद अगर मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मेरा नाम प्रहलाद साई मीणा है। मैं 2017 बैच का IPS ऑफिसर हूं। मैं राजस्थान राज्य के दौसा ज़िले के एक छोटे से गांव आभानेरी तहसील रामगढ़ पचौरा के एक किसान ग्रामीण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे परिवार के पास 2 बीघा ज़मीन थी सिर्फ, तो जिसमें घर का परिवार का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल था। तो हम लोग बटाई में, जो कि हमारे यहाँ साजे में बोलते हैं, उसमें खेती करते थे। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वैसा हमारी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। हम खेती में भी काम करते थे। जब स्कूल से आते थे, स्कूल जाते थे, उससे पहले दोनों टाइम भी खेत में काम करते थे। लेकिन ज़िंदगी के जो अभाव होते हैं, आप गरीब हो या आपके पास संसाधन कम है, तो ये हमें कमज़ोर नहीं बनाते, अंदर से मजबूत बनाते हैं। हम जब स्कूल जाते थे या फिर छुट्टी का दिन होता था, स्कूल से आते थे, तो मवेशियों को चराने में, हमारे घर में गाय भैंसे रखते थे, तो उनको चराने में भी घर वालों की हेल्प किया करते थे। खेती में भी सहायता किया करते थे। और घर वाले जब हमें खेत पे भेजते थे कि खेत पे बेटा रखवाली रखनी है, तो उस टाइम भी हम किताब को अपने साथ लेके जाया करते थे और वहाँ भी पढ़ाई किया करते थे। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी UPSC की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। UPSC कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी UPSC की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे YouTube चैनल पे और एनरोल कीजिए UPSC 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। जैसा कि मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव के अपने सरकारी स्कूल में 10वीं 12वीं वहीं से करी है मैंने। तो जब 10वीं और 12वीं के बाद में, जब 10वीं 12वीं नहीं, सब कक्षा की जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद छुट्टियां आती है 2-3 महीने की। तो छुट्टियों में ज़्यादातर बच्चे घूमने का प्लान किया करते थे कि मामा के जाना है या यहाँ पिकनिक करके आना है, ये प्लान करते थे। जबकि मैं अपने बारे में सच्चाई बताता हूँ कि जब 10वीं की छुट्टियाँ आई थी 2 महीने की, तो मेरे एक चाचा जी लगते थे, उनके पास एक बोरवेल मशीन थी, तो मैं 2 महीने उस पर काम किया था। उस टाइम हमें डेली का एक दिहाड़ी जो बोलते हैं, डेली काम करने का मुझे मिलता था 50 रुपये। तो 2 महीने में मैंने 3000 रुपये कमाए थे 10वीं में। तो इस तरह से 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों महीने जब भी छुट्टी आती थी तो मैं वही काम करता था, उन्हीं की मशीन पे काम करता था। और सही बताऊं तो कहीं ना कहीं उस समय मेरा, जब 10वीं क्लास में मेरा 70% नंबर आया था, स्कूल में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो उस टाइम मेरा सपना था कि मैं भी इंजीनियर बनूं और जाके कहीं साइंस स्कूल में एडमिशन लूँ, इंजीनियरिंग की एंट्रेंस परीक्षा के लिए तैयारी करूँ। लेकिन मेरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, या कहीं से मेरी आत्मा मुझे साथ नहीं दे रही थी कि मेरा परिवार इतना कर पाएगा। तो
वो सब छोड़ के मैंने वहीं अपने गांव का जो स्कूल था आर्ट्स में 11वीं में एडमिशन ले लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। जब 12वीं का परिणाम आया तो उस टाइम भी मुझे स्कूल में प्रथम स्थान मिला। उसके बाद तो मेरी प्राथमिकताएं बदल गई थी। मुझे चाहिए था कि मुझे जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी लगना है और उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरे गांव में से एक लड़का जब हम 12वीं में पढ़ते थे उसी साल गैंगमैन बना था। तो हमने भी उसी को उस टाइम के लिए हमारा जो लक्ष्य था वही बना लिया और पढ़ाई जारी रखी। 12वीं के बाद में मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि जयपुर में राजस्थान कॉलेज है, वहाँ से अगर आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आप अच्छी नौकरी लग पाओगे। तो मेरे घर वालों की स्थिति तो ऐसी नहीं थी कि वो मुझे जयपुर में कमरा दिला के पढ़ा सके या जयपुर में रख सके, लेकिन फिर भी जब मैंने अपने पिताजी के सामने अपनी बात रखी कि मुझे जयपुर में जो राजस्थान कॉलेज है वहाँ पढ़ाई करनी है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ 1 मिनट का समय लिए बोला, बेटा जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको पढ़ना है वहाँ पढ़िए, वो सब इंतज़ाम हो जाएगा पैसे का। तो उस साल मैंने जयपुर में एडमिशन ले लिया। जयपुर में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये रहा कि वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि राजस्थान कॉलेज जो कि आर्ट्स का कॉलेज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित है और वहाँ पे जो भी राजस्थान में जो अच्छे स्कूलों के आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो सब जिनका अच्छा नंबर आता है उन्हीं का एडमिशन वहाँ मिल पाता है और आपका एक अच्छा सर्किल मिल गया। सर्किल मिलने से क्या हुआ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो जहाँ मैं बता रहा था कि 12वीं में हमारे गांव से एक लड़के का सिलेक्शन गैंगमैन में हुआ था, तो मेरा भी वही सपना था। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। 2007 में जब मेरा फर्स्ट ईयर था, उस साल मेरा सिलेक्शन, उसमें फाइनल सिलेक्शन भी हो गया भुवनेश्वर बोर्ड से, जहाँ मैं आज IPS हूँ। उसी उड़ीसा में मेरा सबसे पहले गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ था। ये भगवान जगन्नाथ का बुलावा था तो वहीं गया। इसके बाद में हमारे एक दोस्त थे जो कि 2007 में बैंक SBI में क्लर्क बने थे। तो मैं उनसे मिला तो उनसे मैंने पूछा, भैया इसमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो उनसे समझ के मैंने, चूँकि मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, एक सरकारी नौकरी मेरे पास थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक था कि अगर कुछ और नहीं होता तो मेरे पास कम से कम सरकारी नौकरी तो है। तो मैंने बैंक की तैयारी शुरू कर दी। लगभग 3 या 4 महीने की तैयारी की, काफ़ी प्रैक्टिस पेपर निकाले। कोचिंग वगैरह करने के लिए तो पैसे थे नहीं, तो खुद ही बाज़ार से जितने प्रैक्टिस पेपर मिलते थे या पुराने पेपर थे उनको निकाल के मैंने 4 महीने तैयारी की। 2008 में मेरा बैंक में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया और मुझे गुजरात में पोस्टिंग मिली। गुजरात में एक बैंक की नौकरी में मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ग्रामीण ब्रांच मिली जहाँ पे इतना काम नहीं था। तो सुबह 10 बजे से 5 बजे बैंक का टाइमिंग रहता था। तो उससे पहले एक आदत थी मेरी, जो कि बचपन से 10वीं में पढ़ता था तब से आदत थी, और वो आदत, मैं ग्रामीण परिवार से हूँ, किसान परिवार से इसलिए थी कि मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। तो वो मुझे भी 4 बजे उठा दिया करते थे जब से मैं 10वीं में पढ़ता था। वो आदत मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि नौकरी के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आपको सुबह का टाइम पढ़ाई के लिए देना ही होगा। अगर आप सुबह नहीं पढ़ पाते हो तो आप दिन भर तो नौकरी में बिजी रहोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं सुबह 4 बजे उठा करता था। 4 बजे उठ के 7 से 8 बजे लगभग डेली मेरा एवरेज 4 घंटे सुबह पढ़ाई निकल ही जाती थी। वैसे ही शाम को भी 2 या 3 घंटे जितना मैं पढ़ पाता था, डेली 7 घंटे 8 घंटे कोशिश करता था कि मैं पढ़ पाऊँ। और शनिवार संडे जिस दिन भी छुट्टी रहता था उस दिन मेरी कोशिश रहती थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा पढूँ, जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करूँ। तो इस तरीके से जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेरा जो अगला लक्ष्य था SSC का एग्ज़ाम पास करना और बैंक PO का पास करना। तो जैसे ही मेरा 2009 में BA कंप्लीट हुआ, 2010 जनवरी में मेरा बैंक PO में सिलेक्शन हो गया। बैंक PO में मुझे बेंगलोर में पोस्टिंग मिली। उसी दौरान 2010 में मैंने SSC का भी एग्ज़ाम दिया था। SSC का एग्ज़ाम दिया था, उसके थ्रू मुझे रक्षा मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर पदस्थापन जो कि पुणे में मिला मुझे। तो ये मेरे लिए गेम चेंजर हुआ। 2011 में मैंने पुणे में ज्वाइन किया। पुणे में ज्वाइन करने के दौरान हमारे एक सहकर्मी थे,
जो उस साल यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, मेंस एग्ज़ाम, तो एक दिन उनसे भेंट हो जाती है। मैं उनके घर पे गया हुआ था, तो मैंने पूछा भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं यूपीएससी की मेंस दे रहा हूँ इस बार। तो जब उनका मेंस एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद में मैंने उनसे थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया, हाँ भैया इसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो उनसे जैसे मैंने सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना, तो उससे मुझे लगा कि अगर मैं भी तैयारी करूं तो शायद मेरा भी हो सकता है। तो लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जो मेरी घरेलू समस्याएं थी, उनसे पहले उनके लिए कुछ इंतज़ाम करना था। तो उसके लिए था कि मेरी नौकरी दूर थी, मैं अकेला बेटा था अपने माँ बाप का, तो थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियां रहती थी, अपनी बहनों के लिए उनकी भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी भी रहती थी, तो उसके लिए घर आना जाना पड़ता था मुझे। तो मैंने सोचा कि यहाँ रह के तो मैं घर जाऊँगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता था घर आने में। 15 दिन में घर आते थे, तो कम से कम 5-6 दिन का छुट्टी चाहिए। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि चूँकि मैं एक बार दोबारा एसएससी का एग्ज़ाम देता हूँ, और अगर दिल्ली में या आसपास घर, चूँकि दिल्ली मेरे घर से 5-6 घंटे का रास्ता है, तो मैंने सोचा कि दिल्ली या आसपास अगर राजस्थान में कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी तो उसके बाद मैं शायद पूरी तरह से यूपीएससी पर फोकस कर पाऊँगा और शायद मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने फिर दोबारा से एसएससी का एग्ज़ाम दिया, और उस एग्ज़ाम में मुझे रेलवे मिनिस्ट्री दिल्ली रेल भवन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर पदस्थापन मिला। क्योंकि दिल्ली से मैं घर की अपनी जो सभी जिम्मेदारियां थी उनको भी बखूबी निभा सकता था। उनके साथ ही मैंने आते ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी। दिल्ली में ऑफिस का समय मेरा 9:30 से 5-5:30 बजे तक रहा करता था। दोस्तों, बचपन से ही मेरी पढ़ने में रुचि थी, और जब से मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तब से ही 4 से 5 बजे उठने की आदत थी। और ये आदत मेरे, अगर मैं सच कहूँ तो सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में बहुत काम आई। क्योंकि 9:30 से 5:30 आप ऑफिस में जाओगे तो उसमें बहुत कुछ टाइम आप नहीं बचा पाते हो। तो यही दिल्ली में आने के बाद भी मैंने 4 बजे 4:30 बजे उठना रेगुलर रखा अपना। वही सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ जाता था। उसके बाद कम से कम 7:30-8 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। क्योंकि सुबह की पढ़ाई के मैं कुछ फ़ायदे आपको बताता हूँ, जो शायद आपको पता होंगे अब तक, लेकिन आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। कि अगर हम शाम को पढ़ते हैं तो शाम को दिन भर का बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अनायास ही चले जाती है। ऑफिस का काम, ये दोस्तों से बातें करना, घर में जो बातें होती है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। तो हम उतना कंसंट्रेट या उतना अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते चीज़ों को। सुबह क्या होता है, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, सुबह का वातावरण भी फ्रेश रहता है, कुछ आसपास की आवाज़ें या जो भी पूरा वातावरण एकदम फ्रेश रहता है, और पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण रहता था। तो वही मैंने किया। मैं सुबह 4 बजे उठता था, और अच्छे से जो कठिन विषय लगते थे मुझे, उनको मैं सुबह पढ़ लेता था। 4 घंटे 4.5 घंटे ज़रूर पढ़ता था, इतना तो। उसके बाद ऑफिस जाने के लिए मुझे 1 घंटे का समय लगता था मेट्रो में। तो उस टाइम मैं क्या करता था कि जो न्यूज़पेपर, अपना जो भी न्यूज़पेपर रहता था, उसको जाते टाइम तुरंत मेट्रो में क्या करना है, जाके कोने में खड़े होना है और अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद में ऑफिस में भी हमारे 1 घंटे का ब्रेक हुआ करता था। तो उस 1 घंटे का भी मैं पूरा, जहाँ पे हमारे एक लाइब्रेरी थी बहुत अच्छी रेलवे बोर्ड में, तो उस लाइब्रेरी में जाके मैं जो भी वहाँ पे मंथली पत्रिका मिलती थी, क्रॉनिकल, और कुछ न्यूज़पेपर जो बच जाते थे, वो मैं वहीं लगभग पूरे किया करता था। या फिर और टाइम मिलता था तो जो बुक साथ में ले जाता था उसको पढ़ा करता था। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा? इस तरह से सुबह 4 से 5 घंटे और शाम को 3 से 4 घंटे, मतलब 8 घंटे के एवरेज 8 घंटे मेरा पढ़ाई का नियमित पढ़ाई करने की कोशिश करता था। और शनिवार और रविवार को, जो कि सरकारी नौकरी से छुट्टी का दिन रहता था, उस दिन मेरा लक्ष्य रहता था कि जो भी मैंने इस सप्ताह पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, तो महीने में मुझे एक बार
या कभी कभी 2 बार भी घर जाना पड़ता था। लेकिन दिल्ली से चूँकि ज़्यादा समय नहीं लगता था, 4-5 घंटे, तो उस टाइम भी मैं अपनी कुछ, जैसे मेरा वैकल्पिक वैसे हिंदी साहित्य था तो उसकी कुछ किताबें ले जाया करता था और ट्रेन में भी 1-2 किताबें पूरी कर दिया करता था, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग भी थी और मेरे समय का भी सदुपयोग हो जाता था। अब मैं 2013 से अपनी जो सिविल सर्विसेज की यात्रा आरंभ होती है उस पर आता हूँ। 2000 की प्रारंभिक परीक्षा के लगभग 6-7 महीने पहले ही मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया था, तो 6 महीने की तैयारी थी, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर भी मैंने किसी से पूछा तो मुझे सलाह मिली कि ठीक है एग्ज़ाम देना चाहिए, और एग्ज़ाम दिया। अच्छा हुआ था एग्ज़ाम, पर पास होने की उम्मीद शायद मैं नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन मैं घर जा रहा था, उस टाइम दौसा से हमारे घर जाने के लिए जब हम शाम को घर पहुंचते थे तो सही बसें वगैरह नहीं मिलती, तो हम ट्रक में बैठ के घर जा रहे थे। तो तभी एक हमारे जो सहकर्मी थे दिल्ली में, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आपका तो प्रीलिम्स पास हो गया। तो सच बताऊं वो भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं थी, खुशी की बात थी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले भी खुश हुए। लेकिन अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी या चुनौती थी, चुनौती कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वैकल्पिक विषय कौन सा चुनना है, क्योंकि मैंने आज तक इसके ऊपर सोचा भी नहीं था। मैं सिर्फ जीएस की तैयारी करे जा रहा था। तो इसके लिए चूँकि मेरा तो कोई सीनियर या कोई सिविल सर्विसेज में पहले से जान पहचान वाला भी नहीं था, तो मेरे सामने ये थोड़ी बड़ी चुनौती थी। और एक बात और बता दूं कि सिविल सर्विसेज में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें वैकल्पिक विषय की बहुत बड़ी एक अहम रोल अदा करता है वैकल्पिक विषय। तो इसके लिए मैंने अपने जो पसंद के विषय थे, जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी साहित्य, तीनों की जो 15-20 साल के जो सोल्ड पेपर मार्केट में मिलते हैं वो लेके आया, उनको पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं हिंदी साहित्य में सबसे बेहतर पढ़ के उसको लिख सकता हूँ और समझा सकता हूँ। और हिंदी साहित्य लेने के पीछे एक और कारण ये भी था कि इसमें शायद मेरा जो कंपटीशन रहेगा वो हिंदी मीडियम वालों से ही रहेगा, तो मुझे अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद थी। तो 15-20 दिन की जद्दोजहद के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे लिए हिंदी साहित्य ही सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय रहेगा। इस चयन के लिए मैंने जो भी 4-5 विषय मेरी रुचि के थे उनके मार्केट से सोल्ड पेपर लिए, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और उनको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदी साहित्य ही मेरे लिए सबसे बेहतर सब्जेक्ट रहेगा। उसी को मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं और लिख सकता हूं और किसी को समझा सकता हूं, और यह निर्णय काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ। मैंने उस वर्ष मुख्य परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साक्षात्कार के लिए जो कि उस साल मुख्य परीक्षा मैंने दी, वो 19 नंबर से साक्षात्कार के लिए असफल हुआ। लेकिन अब मेरा आत्मविश्वास पहले से भी बढ़ गया था, क्योंकि सिर्फ 19 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रहा था। मैं सिविल सेवा परीक्षा 2014 की भी तैयारी अच्छे से की, लेकिन उस साल भी मेरा इंटरव्यू कॉल 9 नंबर से रह गया था। चूँकि दोनों प्रयासों का जो मैंने एनालाइज किया, उसमें मुझे मिला कि मेरे जो एक निबंध का पेपर होता है 250 नंबर का, उसमें मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे। 2013 में 75 और 2014 में मुझे 80 नंबर मिले थे, जो कि अंतिम रूप से आपके चयन के लिए बहुत कम थे। 2013 और 14 में असफल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, और अक्सर लोग कहा भी करते थे कि भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है यूपीएससी पास करना। तुम्हारी तरह बहुत लोग दिल्ली आते हैं, हज़ारों लोग हर साल दिल्ली आते हैं और तैयारी करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उस समय मुझे कुछ जो प्रेरक विचार हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उसी तरह के कई प्रेरक विचारों ने मुझे आशा की किरण मेरे अंदर जगाए रखी, जैसे कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मेरी इच्छा थी कि बस एक बार सिविल सेवा परीक्षा तो पास करनी ही है, और अपना जो आसपास वाले हैं या जो मुझे बोल लेते हैं कि तेरी बस की बात नहीं है, उनको दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूँ। कि और जैसे कई जो मेरे जैसे छात्र, मेरे छोटे भाई बहन जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव के जो छात्र होते हैं उनमें प्रतिभा की कभी कमी नहीं होती, लेकिन जो एक आत्मविश्वास होता है
वो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड, उनकी जो शिक्षा होती है वो ऐसा वातावरण उनको प्रदान नहीं करती कि उनका आत्मविश्वास जो एक शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए लड़के या छात्र में होता हुआ है। तो मेरा ये भी मानना था कि मैं अपने गांव, जो अपना एरिया है पचवारा क्षेत्र, उसका पहला सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। उसके लिए यह मेरे मन में एक थोड़ा सा लालच भी था कि मुझे पहला सिविल सर्वेंट बनना है। तो शायद अगर मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो APJ अब्दुल कलाम साहब, उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, लगभग सारी किताबें मैंने पढ़ी है। उनकी एक बात तो मेरे मन में बैठ गई थी कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। बस इसी बात का अनुसरण करते हुए मैं इंतज़ार करने वालों की श्रेणी में नहीं रहना चाहता था, मैं मेहनत करने वालों की श्रेणी में आना चाहता था। उन्होंने एक और बात कही थी APJ अब्दुल कलाम साहब ने कि छोटे सपने देखना अपराध है। ये बात जब मैं 12वीं में पढ़ता था तभी मुझे समझ आ गई थी, और उस समय से ही मैं सपने बड़े देखता था। चूँकि मेरे हाथ में कर्म करना था, और ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े सपने देख के एक बार में ही, जैसे UPSC का सपना मैंने बाद में देखा, लेकिन मेरे लिए जो मैंने समय समय पर सबसे पहले रेलवे में, उसके बाद बैंक में, फिर दोबारा बैंक में, फिर SSC में, ये सब सपने भी मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़े हुआ करते थे। चूँकि मैंने अपना एक रूटीन फॉलो किया, CD बाई CD अपना चलता गया, और मैंने जो भी एग्ज़ाम दी उसमें मुझे सफलता मिलती गई। सिविल सेवा की परीक्षा में असफलता मिली, उससे पहले मैं जो भी नौकरी के लिए तैयारी करता था, प्रयास किया था, वह मुझे मिल जाती थी। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो पहले से ही अच्छे स्तर पर था। मैंने सिविल सेवा में अपने इस आत्मविश्वास को कभी कम नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं। मैं तो पहले से ही धरातल पे था, और वहाँ से गिरने की कोई, आपको भी पता है कि जो आदमी धरातल पे रहता है वहाँ से गिरने की कोई संभावनाएं नहीं रहती है। अगर आप मेरी पृष्ठभूमि में झांक कर देखेंगे, मैं भी कभी इतनी बड़ी सफलता के लिए कभी सोचता भी नहीं था, क्योंकि जहाँ हमारे समय पर हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला का वो ज्ञान वो 6ठी क्लास में जाके दिया जाता था, तो अंग्रेजी मेरी आज भी थोड़ी सी कमज़ोर है। कोशिश कर रहा हूँ उसे अच्छी करने की। जब लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा और विशेषकर हिंदी माध्यम के साथ सफलता बहुत कठिन है, और विशेषकर हिंदी माध्यम के साथ सफलता बहुत कठिन होती है, तो कभी कभी तो मैं भी निराश हो जाता था और सोचता था कि मेरे पास संसाधनों की कमी है। बट सपना देखना या बड़े सपना देखना, इस पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरे हाथ में कर्म करना था, वो मैंने किया। अब टाइम आ गया था 2015 की एग्ज़ाम का। 2015 की परीक्षा मेरी सिविल सेवा परीक्षा, जो कि प्रीलिम्स भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। लगातार 3 असफलताओं के बाद ये तो स्वाभाविक ही है कि हर किसी के मन में एक निराशा आ जाती है और वो अपने ऊपर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मेरे मन में भी एक धारणा ये धारणा तो आई नहीं कि मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मेरा सपना कब मिलेगा, मेरा जो ये है मेरा जो प्रयास है उसको कब सफलता मिलेगी। तो चूँकि मेरे घर वाले मेरे साथ थे और मैं पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं पास कर चुका था, तो मैं जो नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में आती थी, नकारात्मक बातें, उनसे ऊपर खुद ही लड़के या खुद की जो पॉजिटिव चीज़ें थी कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मेरे पास तो इतनी अच्छी नौकरी है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ था। तो वही सोच के मैं फिर से 2015 की परीक्षा में फेल हुआ था। तो उस समय को मैंने अपना नेट JRF की तैयारी के लिए यूज किया कि हिंदी साहित्य से मेरा उस साल नेट भी हो गया और JRF भी क्लियर हो गया। और जो मैंने नेट JRF की तैयारी करी थी वो अगले साल 2016 की परीक्षा में वैकल्पिक विषय में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, उसमें उसका कहीं ज़्यादा योगदान था। 2015 में जब मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गया था, तो उस साल मैंने जो बहुत सारा समय मुझे मिला उसको मैंने हिंदी साहित्य, जो कि मेरा वैकल्पिक विषय था, उसको अच्छे से तैयार करने में लगाया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस साल मेरा हिंदी साहित्य से नेट JRF भी हो गया और फाइनल सिलेक्शन होने में जो हिंदी साहित्य, जो कि वैकल्पिक किसी का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए।
अब जो फाइनल सिलेक्शन होने में अपनी मेहनत का तो एक योगदान रहता है, उसके पीछे मेरी मेहनत के अलावा मेरे घर वाले जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने हमेशा मेरे ऊपर विश्वास रखा और मेरे आत्मविश्वास को कभी कम होने नहीं दिया। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आपको एक बड़े लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो आपके अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है, जो आपको नकारात्मक बातों से दूर रखे और आपके आत्मविश्वास को बनाए रखे और आपका सहयोग करे। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे दोस्त ज़रूर बनाइएगा। फाइनल सिलेक्शन से पहले मेरी मेहनत के अलावा निशांत सर के द्वारा एक किताब लिखी गई है निबंध पर, निबंध निलय, उसका भी काफ़ी योगदान रहा। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य हूं। असफलताओं से कभी हार न मानकर, अर्जुन की तरह केवल मछली की आँख को ही लक्ष्य मानकर यदि धैर्य, आत्मविश्वास के साथ आप कठोर मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे पलों, जो कि हो सकते थे कोई त्यौहार देख लो, रक्षाबंधन, दिवाली या किसी रिश्तेदार की शादी, वो सब पलों को खो दिया, लेकिन मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आप अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हो। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और हम जैसे जो गांव के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कभी कभी हम एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार फेल हो जाते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार फेल होने, 2 बार फेल होने से जो असफलता होती है वो सिर्फ हमें सिखाती है कि हमारा प्रयास में कहाँ कमी रह गई थी, कौन सी कमी रह गई थी जिस वजह से हम फेल हुए। अगर उस कमी को हम अच्छे से एनालाइज करें और अगला जो प्रयास करें उसमें उस कमी को नहीं रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जो भी दोस्त सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर आप 1-2 बार असफल हो जाएं तो अपने आत्मविश्वास को कभी भी नीचे ना आने दें। अपने मन से कठोर मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास, धैर्य के साथ मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा एक और सुझाव है दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं कि कुछ लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, जब भी मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं ये भी किताब अच्छी है, ये वाली बुक भी अच्छी है। तो इन सभी झंझटों में ना पड़े, और ये तो कहावत भी है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को बार बार पढ़ें। अगर आप ऐसा करेंगे, एक ही किताब को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे जो कि अच्छी, तो शायद आप जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे।